आपके इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के कंटेंट है। देखो, जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका कंप्लीट हो गया, एसी ब्रिज आपका कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस हो गया, एंड एरर एनालिसिस एंड सीआर हो गया। ठीक है, ये 6 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो, आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बिकॉज ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है इसमें। देखो, आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक्स। ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हम पढ़ेंगे पीएमएमसी। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम ये दो चीज करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनका बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली है एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग मतलब देखो, नाम से पता चल रहा है इंडिकेटिंग, यानी कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब इंडिकेट करने के लिए उसको एक तो चाहिए पॉइंटर। ठीक है, एक बेसिकली एरो चाहिए जो आपका स्केल पे रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो वो होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक सिंपल एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका क्या क्या होता है। देखो, एक पॉइंटर होगा। ठीक है, वो पॉइंटर ना एल्यूमिनियम का बना हुआ होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछ लेते कि जो आपका पॉइंटर होता है वो किससे बनाते हो आप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर। यानी एक सिंपल देखो, कोई स्केल है। ठीक है, और ये आपका सपोज कोई पॉइंटर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है, ये जो स्केल मैंने बनाया, इस स्केल के ओवर मूव करेगा इधर उधर। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम एक मूविंग सिस्टम से कनेक्ट रहता है। जो जैसे वो मूविंग सिस्टम घूमता है, ये आपका पॉइंटर भी घूमने लगता है। ठीक है, तो देखो, बेसिक्स में इसमें क्या पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके टॉर्क आते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बेसिक। तो देखो, कौन से टॉर्क होते हैं, 3 तरह के टॉर्क है आपके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर है, नाम समझ गए? अब देखो, एक एक को हम सही से समझते हैं डिटेल में। तो देखो, फर्स्ट आपका आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर है? तो देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम इसके एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये आपका बेसिक एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, सिंपल। अभी देखो, अभी ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर है। ठीक है, आपका ये आपका देखो कहाँ पे, जीरो पे। ये इस साइड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका नेगेटिव पोर्शन है। ठीक है, नेगेटिव में कब रीडिंग देता है आपको वोल्ट मीटर, जब आप उसके कनेक्शन गलत कर देते हो। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव लगाना था वहाँ पे आपने नेगेटिव लगा दिया, और जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अगर कनेक्शन आप रिवर्स कर दोगे तो आप वो रीडिंग आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसमें नेगेटिव का भी दे रखा है इस मीटर में। तो देखो, यहाँ पे जीरो पे भी है फिलहाल। ठीक है, अब सपोज आपको कोई वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो आपने चेक किया कि आपको 5 वोल्ट मेजर करना था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये आपका कोई सर्किट है। तो वोल्ट मीटर में से क्या लगता है, पैरेलल में। ये आपने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है। तो आपको पता चला कि ये 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो, ये नीडल है, जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर घूम के कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, यानी इस 5 तक आएगा। क्लियर है? यहाँ तक आया। अब यहाँ तक किसकी वजह से आया, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, I/R। ठीक है, तो यानी इस करंट की वजह से आया ना। ठीक है, यानी ये जो डिफ्लेक्शन हुआ पूरा इतना, ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस करंट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जितना डिफ्लेक्शन हुआ ना, ये जीरो से कहा गया, जीरो पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन जो यानी आपकी रीडिंग के वहां तक पहुंचा ना, तो ये किसकी वजह से पहुंचा, आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पहुंचा। इसी को आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हो। ठीक है, ये बेसिक इसका मतलब है। तो देखो, वो वाला टॉर्क जो कि आपका मूविंग सिस्टम है उसको क्या करता है, जीरो पोजीशन से उसकी जो फाइनल पोजीशन है वहां तक लेके जाता है। ठीक है, अब वो डिफ्लेक्शन बेसिकली ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये डिफ्लेक्शन आपका वोल्टेज पे भी डिपेंड कर सकता है, करंट पे भी डिपेंड कर सकता है। बिकॉज देखो, अगर अमीटर आप लोगे तो अमीटर में आपका क्या आएगा उस टाइम, बेसिकली किसी ना किसी पैरामीटर पे तो डिपेंड करेगा ना। पैरामीटर की वैल्यू पे ही तो डिपेंड करता है। अगर वो पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा है तो आपका ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो वो होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखो, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, टी डी से। टी डी से। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किससे प्रोपोर्शनल होता है, करंट से प्रोपोर्शनल हो सकता है, वोल्टेज से हो सकता है, फ्रीक्वेंसी से हो सकता है, पावर से हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो, जो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ना, फ्रीक्वेंसी को जो मेजर करता है उसमें भी तो डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वैसे आपका पावर आ गया, पावर में क्या है, जैसे सिंपल आप ले लो, वॉट मीटर ले लो। ठीक है, वॉट मीटर से आप पावर भी मेजर करते हो ना। क्लियर है? तो उस टाइम पावर पे डिपेंड करेगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये आपका बेसिक है। ठीक है, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और
टॉर्क की बात हो रही है, तो सिंपल अगर आप टॉर्क की बात करते हो, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर। आपको सिंपल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की यूनिट भी कभी कभार पूछ लेते हैं। क्लियर है? बेसिक्स जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको आप याद रखिए, ठीक है, डायरेक्ट इनसे आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो दूसरा टॉर्क देखते हैं। तो देखो दूसरा आपका आता है कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, तो इसको भी देखो यही इसी से समझते हैं। अब सपोज देखो आपको 5 वोल्ट मेजर करना था, ठीक है, तो अब ये जो अभी जीरो पोजीशन पे, ठीक है, ये पॉइंटर, अभी पॉइंटर घूम के कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा 5 वोल्ट तक। क्लियर है? बट था तो आपका 5 वोल्ट तक ही था, इतना मेजर करना था। अब देखो एक बार ये पॉइंटर आपका घूम गया, अब वो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकने वाला तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएगा। देखो इनर्शिया का मतलब है, सपोज आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, उसको आपने थ्रो किया, क्लियर है, तो बॉल तो चलती जाएगी ना, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं वो रुकेगी थोड़ी बॉल, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए आप उसको रोकोगे, कुछ ना कुछ किसी चीज से उसको ब्लॉक करोगे, ठीक है, तो वैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता चल गया कि 5 वोल्ट है, ठीक है, तो पॉइंटर आपका 5 वोल्ट पे यहाँ पे रुकना चाहिए। तो देखो सपोज वो यहाँ पे गया, आगे चला गया, ठीक है, तो इस जो इनर्शिया था इसको रोकने के लिए अपोजिट में एक टॉर्क होता है, ठीक है, वो आपका होता है टीसी यानी कंट्रोलिंग टॉर्क। यानी ये जो टी डी बना, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी फाइनल पोजीशन तक लाने के लिए, इसका अपोज करता है आपका ये वाला एक टॉर्क है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। क्लियर है? बेसिक समझ गए? तो देखो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करे, जिससे आपका क्या हो, एक्यूरेट रीडिंग आपको मिले, ठीक है, जो एक्चुअल में जो रीडिंग है वही आपको मिले, ठीक है ना। तो देखो ये बेसिक आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। क्लियर है? अगर देखो अगर आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, यानी आपको एकदम 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली, तो आपका क्या होना चाहिए कि टी डी और टी सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी ना। तो कभी कभार आपको ये भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल होने चाहिए अगर आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो। क्लियर है? ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका ज्यादा है तो उसका अपोज करने के लिए आपको टॉर्क भी तो ज्यादा चाहिएगा कंट्रोलिंग, इस वजह से आपका अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ेगा, ठीक है, बेसिक मतलब है। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो अब सिंपल देखते हैं, ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है आपको पूछते हैं इसको आप प्रोड्यूस कैसे करते हो। देखो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लग रखे होते हैं, ठीक है, एक होती है आपकी स्प्रिंग, ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है ये आपका स्प्रिंग की वजह से होता है, ठीक है, तो ये भी आपको पूछते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो इंस्ट्रूमेंट में किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो आपकी हो जाएगी स्प्रिंग, ठीक है। और देखो एक बार आपकी फाइनल रीडिंग हो गई, ठीक है, 5 वोल्ट पे आ गया, अब आपने इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आप ये थोड़ी चाहते हो कि वो पॉइंटर 5 का 5 पे रहे, वापस अपनी जीरो पोजीशन पे भी तो आना चाहिए, ठीक है, तो उस जीरो पोजीशन पे आने के लिए आपका कंट्रोलिंग टॉर्क हेल्प करता है, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क उस पॉइंटर को 5 वोल्ट से जीरो पे लाता है जब आपका इंस्ट्रूमेंट को आप डिस्कनेक्ट कर देते हो। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा टॉर्क आपको हेल्प करता है जीरो पोजीशन पे लाने के लिए, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखो सिंपल अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हो, टीसी यानी कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा, ठीक है, ये थीटा आपका क्या है, डिफ्लेक्शन, और के आपका है कांस्टेंट, के तो आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है, थीटा आपका हो गया डिफ्लेक्शन, जो आपको बेसिकली डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? अब देखो जब इक्विलिब्रियम की बात करोगे, इक्विलिब्रियम का मतलब एकदम एक्यूरेट रीडिंग, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, टी सी बेसिकली इक्वल होगा टी डी के, ठीक है ना, यानी जो दोनों टॉर्क होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है यानी टी सी, ठीक है, ये आपका बेसिकली दो तरीके से होता है, ठीक है, या तो आपका होगा देखो स्प्रिंग कंट्रोल, यानी स्प्रिंग से आप इसको कंट्रोल टॉर्क को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, या आपका होता है ये ग्रेविटी कंट्रोल। आपको इतना इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना पता रखो कि ये दो होते हैं, ठीक है, तो ये आपके हुए दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क में, ठीक है। तो देखो अगला टॉर्क देखते हैं। अब देखो अगला है आपका डैम्पिंग टॉर्क। क्या होता है, अब देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आप सपोज कोई रीडिंग रीड कर रहे हो, ठीक है, सपोज इस केस में ले लो कि आप सिंपल 5 वोल्ट को रीड कर रहे हो, ठीक है, देखो ये आपका टी डी लग गया, ठीक है, ये आपका टी सी लग गया, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क।
या तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका पॉइंटर इस पोजीशन पे आ गया। बट ये क्या होता है कि देखो ये आपका 5 वोल्ट, आपका पॉइंटर यहाँ पे आया, क्लियर है। बट यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो पॉइंटर है ये जैसे यहाँ पे आके रुक नहीं जाता, ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है इसकी पोजीशन पे, ठीक है। कभी कभार लेफ्ट जाता है, कभी कभार राइट जाता है, कभी कभार लेफ्ट जाएगा, कभी कभार राइट जाएगा, अपनी एक फिक्स 5 वोल्ट के एकदम सेंटर में नहीं रहता, ठीक है। यानी ये अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करता है या फिर बोल सकते हो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है या फिर फाइनल जो रीडिंग है वहाँ पे जो ऑसिलेट करता है ना, इस ऑसिलेट को एलिमिनेट करने के लिए एक टॉर्क होता है जिसको आप बोलते हो डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो डैम्पिंग टॉर्क का पर्पज समझ गए आप। तो देखो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, पॉइंटर को बेसिकली मदद करता है कि वो पॉइंटर आपका जो ऑसिलेशन हो रहे हो उन सबको डैम्प कर दे, ठीक है। डैम्प्स द ऑसिलेशन या फिर फ्लक्चुएशन, ठीक है, जब ये अपनी फाइनल पोजीशन पे रीच करता है। ये बेसिक आपका डैम्पिंग टॉर्क का काम होता है। तो देखो इस डैम्पिंग टॉर्क में 3 डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रखे होते हैं, यानी आपका अगर इंस्ट्रूमेंट अंडर डैम्प है, ठीक है, या फिर ओवर डैम्प है या फिर क्रिटिकल डैम्प है, तो इन तीनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अंडर डैम्प है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर यानी समझ कौन सा वाला पॉइंटर, ठीक है, ये जो पॉइंटर है ना ये आपका जो फाइनल पोजीशन है वहां पे ऑसिलेट करेगा कुछ देर, ठीक है। यानी कि अगर ये आपका 5 वोल्ट है और ये आपका पॉइंटर है तो कुछ इधर आया कुछ देर इधर आया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी फाइनल पोजीशन पे आके रुक जाएगा, यानी ऐसे रुक जाएगा, ठीक है। तब जब ये अंडर डैम्प होगा, क्लियर है। सेकंड क्या है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट ओवर डैम्प है, ठीक है, ओवर डैम्प, तो पॉइंटर क्या करेगा, अपनी फाइनल पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा और बहुत देर से अपनी फाइनल पोजीशन पे आएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको, ठीक है। थर्ड क्या है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिटिकली डैम्प है, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प है तो उस केस में क्या होगा, पॉइंटर आपका बहुत जल्दी अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा और कुछ ऑसिलेशन भी नहीं करेगा वो, ठीक है, यानी उसमें ऑसिलेशन भी नहीं होंगे। और इसको आप बोलते हो डेड बीट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टर्म डेड बीट, क्लियर है, ठीक है। ये तो ये बेसिक चीजें है, ठीक है, इनसे आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनके आपको डेफिनेशन वगैरह ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है ये आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। अब देखो आपने 3 कंडीशन पढ़ी, ठीक है, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प एंड क्रिटिकली डैम्प, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है कि बेस्ट कौन सा है, यानी प्रैक्टिस में अगर सबसे बेस्ट आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप कौन सा यूज करोगे, क्रिटिकली यूज करोगे, ओवर यूज करोगे या फिर अंडर डैम्प यूज करोगे। तो देखो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं ना तो आप हमेशा जो आपका क्रिटिकल डैम्प होता है, ठीक है, उससे क्या करते हो, स्लाइटली कम, क्लियर है। तो क्या होगा, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डैम्प स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, यानी जो भी क्रिटिकल वैल्यू है उसकी उससे थोड़ा कम, ठीक है, वहां पे आप डैम्प करते हो उसको, प्रैक्टिकली ये करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर है। तो देखो इसका अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो देखो इसको लिखते हैं हम टी वी से, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है के वी, ये होगा आपका डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है, डी डिफ्लेक्शन अपॉन डी टी, ठीक है, ये आपका होता है डैम्पिंग टॉर्क का फॉर्मूला। अब देखो इसमें ये जो के वी है ये आपका होता है डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, और ये आपका है जो डिफ्लेक्शन अपॉन डी टी, ठीक है, ये आपका होता है बेसिकली स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ पॉइंटर, मूविंग सिस्टम, बिकॉज जो पॉइंटर आपका वो किससे कनेक्ट होता है, मूविंग सिस्टम से, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया डैम्पिंग टॉर्क, यानी ये बेसिक आपका टॉर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बेसिक से इनसे चीजें पूछी जाती है, तो जो जो मैंने आपको पॉइंट लिखवा है वो आप पढ़ लो सिंपल। तो देखो आगे देखते हैं। अब देखो आगे आपका था टाइप ऑफ डैम्पिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। आपको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और पूछेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में आप कौन सी डैम्पिंग यूज करते हो, ठीक है। तो देखो मैंने सिंपल एक चार्ट बना रखा है, तो देखो इसमें देखो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे टाइप ऑफ डैम्पिंग और राइट साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है। तो देखो अगर आपको पूछे, अगर सिंपल आप देखो तो देखो डैम्पिंग तो पहले तो 3 तरह की होती है, देख लो, एक है एडी करंट डैम्पिंग, एक है फ्लूइड फ्रिक्शन, एक है एयर फ्रिक्शन, ठीक है, 3 तरह की डैम्पिंग होती है। तो देखो अगर आपको पूछे पीएमएमसी या फिर मूविंग कॉइल, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। देखो पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर, इंडक्शन टाइप का मतलब समझ रहे हो, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो इंडक्शन पे बेस्ड है, जैसे कि आपका एनर्जी मीटर ले लो, एनर्जी मीटर आपका एक इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है। तो और कौन से हो गए, थर्मल इंस्ट्रूमेंट, थर्मल मतलब जो भी थर्मल पे डिपेंड करते हैं,
थर्मल प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, वो सारे में कौन सी यूज होती है, एडी करंट डैम्पिंग। यानी कि अगर आपका एनर्जी मीटर ले लो, ठीक है, पीएमएमसी ले लो, गैल्वेनोमीटर ले लो, क्लियर है, उन सब में कौन सी डैम्पिंग यूज करते हो, एडी करंट डैम्पिंग। तो ये आपको डायरेक्ट पूछेंगे एग्जाम में कि आपके एनर्जी मीटर में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, क्लियर है। सेकंड आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें कौन सी होती है आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। थर्ड आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब देखो मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन होती है, इलेक्ट्रो डायनोमीटर में यूज होती है, वॉट मीटर में, क्यू मीटर में, यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है ना, क्यू मीटर में। और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इतने वाले, इनको छोड़ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब में आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये तो आप याद कर ही लो, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो आगे देखते हैं। अब देखो अब पढ़ते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यानी कि पीएमएमसी। अब देखो पीएमएमसी का मतलब क्या है, इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखो परमानेंट मैग्नेट, नाम से पता चल गया क्या यूज करोगे, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। लास्ट एमसी यानी मूविंग कॉइल। तो पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। तो इसका देखो एक टिपिकल जो डायग्राम होता है वो देख लो। देखो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें देखो ये है एन है क्या नॉर्थ पोल, ऐसे साउथ पोल, ठीक है। ये क्या है आपके परमानेंट मैग्नेट है, आपने इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाया, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। और जो यहाँ पे देखो ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन के एरो बनाई है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। क्लियर है यहाँ तक। सो देखो ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखो पॉइंटर देख सकते हो, स्केल देख सकते हो, और ये वाला सिस्टम भी पूरा देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपका देखो ये क्या लग रहा है, डैम्पिंग। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आप पहले ये देखो पीएमएमसी। पीएमएमसी में मैंने आपको बताया था कौन सी डैम्पिंग यूज करते हो, एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हो आप पीएमएमसी में, ठीक है। अब देखो ये जो स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग से आप क्या प्रोड्यूस करते हो, कंट्रोलिंग टॉर्क। रिलेट करो चीजों को जितनी अभी तक पढ़ी है, ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी ऐसे, क्लियर है। तो इसमें देखो स्प्रिंग लग रखी है, स्प्रिंग क्या प्रोड्यूस करेगी आपकी, डैम्पिंग टॉर्क, क्लियर है। तो स्प्रिंग आपकी प्रोड्यूस करती है, सॉरी डैम्पिंग नहीं, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क। और देखो स्प्रिंग किसकी बनी हुई है ये भी आपको पूछते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज की, क्लियर है। अब देखो अगर ये स्प्रिंग आपकी टूट जाए, ठीक है, अगर देखो ये स्प्रिंग टूट जाएगी तो ये जो कनेक्शन है आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा। यानी इस केस में आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर कुछ रीडिंग ही नहीं देगा, यानी कि जीरो रीड करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है। पॉइंटर आपका जीरो पे रहेगा। यानी ये जो स्केल है इसमें सपोज करो ये अगर आपका जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो ये पॉइंटर आपका जीरो पे आ जाएगा, जीरो पे रहेगा, ठीक है। ये बेसिक मतलब है अगर आपका स्प्रिंग टूट जाए तो देखो आगे देखो अभी जो पॉइंटर है ये भी आपको पूछते किससे बना होता है, ये मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब देखो एक चीज ये आपको बहुत पूछी जाती है, जो स्केल है आपका, बेसिकली बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े, ठीक है, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है इन सब में आपको पूछा जाता है कि जो बेसिकली स्केल आप यूज करते हो, ठीक है, वो स्केल कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये बस समझो जो पीएमएमसी है उसमें आप यूनिफॉर्म स्केल यूज करते हो, ठीक है, ये चीज आपको बहुत पूछी जाती है। यहाँ तक क्लियर है। तो डायग्राम भी आपका देखो बेसिक क्लियर है डायग्राम में, ठीक है। सिंपल ये देखो जितना आपका ये जो बैटरी आपको दिख रही है, ठीक है, करंट फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है, ये कंप्लीट आपका करंट फ्लो होगा। तो ये क्या है, एक देखो सिंपल एक कॉइल है, क्लियर है। अब इस कॉइल को आपने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी जब भी आप किसी कंडक्टर जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है उसको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। उस फोर्स की वजह से आपका ये पॉइंटर घूमेगा। यानी देखो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा और उतना ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंटर जो कैलिब्रेटेड स्केल है उस पर आपकी रीडिंग देगा। ये बेसिक इसका मतलब है पीएमएमसी में, ठीक है। तो देखो इसके मेन पार्ट कौन सा हो गया आप ये देख लो एक बार। तो देखो मेन पार्ट आपके हो जाएंगे परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, कंट्रोलिंग स्प्रिंग, पॉइंटर एंड स्केल, ठीक है। तो ये बेसिक देखो परमानेंट मैग्नेट का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, मूविंग कॉइल का डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करना, कंट्रोलिंग टॉर्क का
कंट्रोलिंग स्प्रिंग का बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करना है, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है, टीसी। ठीक है, पॉइंटर मतलब जो रीडिंग आपको शो करेगा, स्केल आपका जो यूनिफॉर्म स्केल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब आपका आता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा इसमें। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या होता है। जो आपका जीरो पोजीशन से उसकी जो फाइनल पोजीशन है रीडिंग वहां तक लेके जाएगा आपके पॉइंटर को, वो आपका होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर है। अब देखो, पीएमएमसी में आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल कंडक्टर जिसमें आपका करंट फ्लो रहा है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उस फोर्स की वजह से वो आपका पॉइंटर घूम रहा है, यानी वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी पहले तो फोर्स लिख लो। तो देखो, जो कंडक्टर है, ठीक है, उसको फोर्स क्या लगेगा, बिल यानी BIL साइन थीटा। ठीक है, बिकॉज आपने पता ये पढ़ा होगा, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू होती है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वेर बी आपका क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है। आई आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, एल आपकी लेंथ, एंड थीटा आपका जो डिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन। तो देखो, पर डिफ्लेक्शन जब मैक्सिमम को होगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, ठीक है, कब होगा ये, जब आपकी जो कॉइल है यानी जो मूविंग कॉइल है, ठीक है, मूविंग कॉइल वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी जो किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से, यानी कि बी से। ठीक है, जब आपकी मूविंग कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो उसको, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो जो मूविंग कॉइल है वो दोनों जब परपेंडिकुलर पे होंगे तब आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू BIL साइन 90। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो फोर्स का यानी F का क्या फॉर्मूला मिला, BIL। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो, आपको पता है कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंपल, आप देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा आपका इस केस में, TD फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो देखो इसमें फोर्स की वैल्यू रखो, तो देखो TD इक्वल्स टू फोर्स आपका कितना है, BIL इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो TD इक्वल्स टू BI। अब देखो ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको हो जाएगा एरिया, तो BIA। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपने सिंपल किया, अब ये जो फोर्स जो डेवलप हुआ ये वाला, ठीक है, ये किस में होता है, जो मूविंग कॉइल है उसमें। अब उस कॉइल में देखो, अगर एक सिंगल टर्न है तो आप एन की वैल्यू 1 लेते हो, अगर मल्टीपल टर्न है यानी आप बोल रहे हो एन टर्न है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फोर्स एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एन आ जाएगा उस केस में, और यहाँ पे भी एन हो जाएगा। ठीक है, यानी इस केस में आप क्या बात कर रहे हो, आप एन टर्न है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका एंड में क्या बन जाएगा, NBIA। ये फॉर्मूला आपका क्लियर है यहाँ पे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का आपका फॉर्मूला ये वाला आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो, एन, ए और बी आपका क्या है, कांस्टेंट, यानी देखो आप क्या यूज करो, परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार आपने जो परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उतनी रहेगी। ठीक है, तो यानी आपका बी कांस्टेंट है इसमें, तो देखो एन बी, एन आपके नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है ना, स्पीड मत समझ लेना इसको, एन बी ए आपके क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करे, आपके करंट पे। और ये मैंने आपको देखो बेसिक जब बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में तब आपको बता दिया था, यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, वो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी या तो करंट पे डिपेंड करेगा या वोल्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन आपने देख भी लिया, यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट पे सीधा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनल ये जो साइन है इसको हटाऊं तो मैं लिख सकता हूँ TD इक्वल्स टू G इंटू आई, जी मेरा एक कांस्टेंट। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखो इसमें और आगे,
अब देखो जब इक्विलिब्रियम की बात करोगे, ठीक है, मैंने आप बताया था कि अगर आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आपको जो कंट्रोलिंग टॉर्क है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और उसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, टी सी इक्वल हो जाएगा टी डी के। तो टी सी आपका क्या था, मैंने फॉर्मूला बताया था, के इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। टी डी आपका क्या है, जी इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यानी करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर करंट एक बेसिकली एक वन फैक्टर से बढ़ता है तो आपका डिफ्लेक्शन भी वन फैक्टर से बढ़ेगा। यानी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो ये बेसिकली जो रिलेशन है ना, ये आपको इस टाइप का नहीं है, देखो करंट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये आपको एक नॉन लीनियर टाइप में रिलेशन हो गया, ठीक है। इस केस में आपका जो स्केल होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा। बट देखो इस केस में आपका देखो क्या सिंपल रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये पूरा लीनियर है। तो इस वजह से आपका क्या पता चला आपको कि आप यूज करते हो यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। पीएमसी में आप यूनिफॉर्म स्केल यूज करते हो इस रिलेशन की वजह से। क्लियर है, ये बेसिक समझ गए। तो ये देखो सिंपल बेसिक है आपका पीएमएमसी में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पीएमएमसी में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके। अब देखो पहला पॉइंट है कि जो पीएमएमसी है वो सिर्फ डीसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। दूसरा, पीएमएमसी क्या करता है, डीसी वैल्यू को मेजर करता है। डीसी का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो पीएमएमसी आपकी एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। पीएमएमसी में आप एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हो। पीएमएमसी में यूनिफॉर्म स्केल होता है। और ये देखो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएमसी में हाई टॉर्क पर वेट रेशियो होता है। क्लियर है। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, पीएमएमसी हैव नो हिस्टैरिसीस लॉस। अब देखो सिंस पीएमएमसी किस पे ऑपरेट करता है, आपकी डीसी सप्लाई पे। तो डीसी के केस में तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो इस केस में आपका हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, इफ हाफ वेव रेक्टिफाइड सप्लाई इज पास थ्रू पीएमएमसी देन इट विल शो और या फिर मेजर वीएम बाय पाई और आईएम बाय पाई। बेसिकली देखो क्या बोल रहा है इस केस में कि अगर आप जो आपका पीएमएमसी है, ठीक है, उसमें आप प्रोवाइड कर रहे हो हाफ वेव, यानी कि ये वाला जो सप्लाई है वो सप्लाई कुछ इस टाइप की अगर आप दे रहे हो, ठीक है। और इसमें ये आपका है वीएम, ये आपका पाई एंड ये आपका 2 पाई। अगर ऐसी सप्लाई दे रहे हो आप पीएमएमसी में, ठीक है, तो वो मेजर क्या करेगा, वीएम बाय पाई एंड आईएम बाय पाई, ठीक है। बिकॉज अगर देखो करंट वाली क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो तो आईएम बाय पाई, और वोल्टेज कर रहे हो तो वीएम बाय पाई। बिकॉज हाफ वेव यानी जो ये हाफ वेव ही तो है, ठीक है। हाफ वेव की आपने एवरेज वैल्यू निकाली होगी, कितनी आती है हाफ वेव की एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इस वेव की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, वो आएगी वीएम बाय पाई। तो सिंस आपका जो पीएमएमसी वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो आउटपुट में क्या देगा, वीएम बाय पाई, ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकली की जैसे भी आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। ये तो मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया, न्यूमेरिकल भी बोल सकता है कि हम एक हाफ वेव रेक्टिफाइड सप्लाई दे रहे हैं, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 5 वोल्ट, ठीक है। अब आप ये बताइए पीएमएमसी क्या रीड करेगा। क्लियर है। अगर सिंस आपने हाफ वेव दिया है, उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 5 वोल्ट, तो पीएमएमसी क्या रीड करेगा, 5/पाई। इस टाइप में आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, ये तो हो गया हाफ वेव का। तो देखो अगर आपका फुल वेव होती, फुल वेव का मतलब कुछ इस तरह का, ठीक है, ये आपकी हो गई फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस केस में भी आपने देखो इसकी एवरेज वैल्यू निकाली होगी, क्या आती है, 2 Vm/पाई, और Vm आपकी ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है। तो ये आपकी निकलती है हाफ फुल वेव के केस में। क्लियर है। तो ये दोनों केस में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर देखो आपको डाउट है कि आपको आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी आती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो फंडामेंटल ऑफ एसी वाला जो लेक्चर है वो आप देख लो, उसको देखने के बाद आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालने में कोई भी वेव फॉर्म हो कभी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। जो आगे देखते हो और दूसरे पॉइंट्स। अब देखो आगे क्या क्या है। अगर देखो अगर आप एकदम प्योर साइनसोइडल सप्लाई, ठीक है, उसको अगर आप पीएमएमसी के पास करोगे तो आपको क्या देगी, जीरो डिफ्लेक्शन। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखो आप स्क्वायर वेव को देते हो, ठीक है, स्क्वायर वेव को पास कर रहे हो पीएमएमसी सबसे पहले आपने देखा हाफ वेव, फिर फुल वेव, फिर प्योर साइनसोइडल। अब देख रहे हो
स्क्वायर वेव, स्क्वायर का मतलब होता है देखो कुछ इस टाइप में, ये आपकी होती है स्क्वायर वेव। ठीक है, अगर इसको आप देते हो, ठीक है, पीएमएमसी से पास करते हो, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वीएम रीड करेगा या तो वो, या फिर आईएम रीड करेगा, बिकॉज इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, वीएम ही होती है। क्लियर है, बिकॉज देखो अगर आपको निकालनी भी है, देखो ये 0 ये टी, ठीक है, तो इसकी निकालते कैसे एवरेज वैल्यू, तो देखो एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू एरिया अंडर वन साइकिल, कितना एरिया हो जाएगा इसका, वीएम इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड यानी टी, तो टी से टी कैंसिल, एवरेज वैल्यू आपको कितनी मिली, वीएम। क्लियर है ये चीज। तो देखो आगे क्या है, इफ ट्रायंगुलर या फिर सॉटूथ, ठीक है, इनमें से अगर आप कोई वेव पास कर रहे हो पीएमएमसी से, तो आपको रीड क्या देगा वो, Vm/2 या फिर Im/2, यानी देखो ट्रायंगुलर मतलब देखो ये आपकी एक है ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, इसी को आप सॉटूथ भी बोलते हो। क्लियर है, तो देखो सपोज करो ये आपका है Vm, ठीक है, ये 0 ये T ये 2T। क्लियर है, अब देखो इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, देखो एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू, इस केस में टाइम पीरियड कितना है, ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे, अब ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी Vm इंटू टी। अब ये तो एरिया निकाल दिया डिवाइड में, यानी ऊपर तो एरिया आता है, यानी एरिया अंडर वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो देखो ये टाइम पीरियड से टाइम पीरियड कैंसिल, तो यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यू क्या मिली, Vm/2। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि Vm/2 वो पीएमएमसी आपका रीड करेगा, और अगर करंट की टर्म में है तो Im/2। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो, इसमें क्या अगर आपको ऐसी कोई करंट की इक्वेशन दे दे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको बहुत पूछे जाते हैं, अगर ऐसे कोई करंट की इक्वेशन दे दे, अगर इस करंट की इक्वेशन को आप पीएमएमसी से पास कर रहे हो, तो वो पीएमएमसी ना इस आई नॉट को रीड करेगा सिर्फ, बिकॉज ये आपके क्या है, डीसी वैल्यू। ये सब मैंने बेसिक्स ऑफ जो फंडामेंटल ऑफ एसी उसमें मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि अगर आप जो पीएमएमसी है उसकी जो कंट्रोल स्प्रिंग है, यानी जो स्प्रिंग है जिससे आप कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हो, वो अगर टूट जाए, ठीक है, उसको अगर काट दो या तो आप जो पीएमएमसी क्या मेजर करेगा, जीरो रीडिंग मेजर करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने जितने जितने आपको नोट, देखो या तो नोट बोलो या फिर की पॉइंट्स बोलो या फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बन चुका है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। क्लियर है, तो इन पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ना। देखो अब आपका एक्सटेंशन ऑफ रेंज, तो इसका मतलब क्या है, अब जैसे देख लो, जो एक आपके पास क्या है पीएमएमसी का, बेसिकली पीएमएमसी टाइप वाला आपका पास एक अमीटर है, वो अमीटर मैक्सिमम 10 एम्पियर रीड कर सकता है, बट आप चाहते हो कि वो 100 एम्पियर को भी रीच करे। ठीक है, यानी 100 एम्पियर को भी अब रीड करे, तो आप चाहते हो कि उसकी जो रेंज है मीटर की, वो रेंज बढ़ जाए मेजर करने की। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो फर्स्ट है आपका रेंज एक्सटेंशन ऑफ अ मीटर, यानी जो पीएमएमसी टाइप में अमीटर भी हो सकता है पीएमएमसी टाइप वाला, और एक वोल्ट मीटर भी हो सकता है। तो पहले हम अमीटर की देखते हैं। तो देखो अगर आपको अमीटर की रेंज बढ़ानी है तो क्या करिए, जो आपका जो अमीटर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके पैरेलल में यानी उसके शंट में लो रेजिस्टेंस की वैल्यू, लो वैल्यू के जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो आप उन कनेक्ट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो मीटर की रेंज है वो बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कैसे बढ़ेगी। अब देखो अगर सिंपल टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हो तो वो इस टाइप में सर्किट बनेगा। ठीक है, अब ये वाला जो फर्स्ट जो सर्किट है इसमें आपने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, सिंपल एक शंट रेजिस्टेंस है आरएसएच, ये है पीएमएमसी अमीटर, यहाँ पे जो आर एम है, ये आर एम क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस, या फिर इसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, बिकॉज कभी कभार न्यूमेरिकल में ये बोलेगा मीटर रेजिस्टेंस और कभी कभार इसको ये बोलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है, आई एम आपका क्या है, जो करंट मेजर कर रहा है। ठीक है, ये आई क्या है आपका, जो आपको मेजर बेसिकली रेंज बढ़ानी है, ये वाली आई। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज। अब देखो कैसे रेंज बढ़ेगी, सिंपल आप देखो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो शंट में यानी पैरेलल में। अब ये देखो 3 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किए, इनकी वैल्यूज देख सकते हो कितनी कम है, 0.00005। ठीक है, वैसे रेंज देखो ऐसे इस साइड जैसे रेंज जा रहा हो, रेंज बढ़ती जा रही है। क्लियर है, यानी इतनी कम वैल्यू के आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो देखो यहाँ पे पहले तो क्या क्या है, आर एम आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आर एस एच आपका क्या है, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आई एम आपका क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट व्हेन शंट इज नॉट कनेक्टेड। किसकी बात हो रही है, ये जो आई एम करंट है ना, ये आपका वो वाला करंट है जब आपकी ये जो शंट मैंने कनेक्ट किया ना,
लो रेजिस्टेंस वाले ये आपने कनेक्ट नहीं कर रखे, तब ये आपका करंट क्या है मीटर के थ्रू IM, ठीक है। और ये सिंपल I क्या है जो आपको करंट मेजर करना है शंट ऐड करने के बाद। क्लियर है? तो इसमें देखो अगर आप सिंपल ये वाला जो सर्किट है, ठीक है, इसमें अगर सिंपल देखो IM की वैल्यू निकालते हो, IM सिंपल आप करंट डिवीजन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो IM की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, टोटल करंट जो है आपका I मल्टीप्लाई जिसके थ्रू निकाल रहे हो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस यानी RSH डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RSH प्लस RM, ठीक है। सिंपल मैंने करंट डिवीजन रूल यूज किया है। तो यहाँ से देखो IM डिवाइडेड बाय I, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी RSH डिवाइडेड बाय RSH प्लस RM, ठीक है। सिंपल करंट डिवीजन यूज किया, ठीक है, फिर क्रॉस किया, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इसका अगर मैं इन्वर्स करता हूँ यानी I अपॉन IM करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा RSH प्लस RM डिवाइडेड बाय RSH। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो देखो अब क्या करता हूँ मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगी टर्म, देखो I इंटू RSH इक्वल्स टू IM इंटू RSH प्लस IM इंटू IRM, ठीक है, IM इंटू RM। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी जो जो कॉमन चीज है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी को एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये IM इंटू RM, क्लियर है? ये इक्वल किसके हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है RSH है और इस वाली में टर्म में भी क्या है RSH है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको कॉमन लूंगा आपकी टर्म क्या बन जाएगी, देखो RSH इक्वल्स टू I माइनस IM, क्लियर है? ये सिंपल देखो मैंने इधर उधर लेके गया हूँ और ये टर्म मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक सिंपल फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे ये हियर I अपॉन IM यानी ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको आप क्या लिखते हो M इक्वल्स टू ये हो जाएगा M, और M आपका होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देखो अगर आपको M की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हो, I को IM से डिवाइड कर दो आपको M की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप RSH प्लस RM डिवाइड बाय RSH कर सकते हो, ठीक है, दोनों से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर M इक्वल्स टू या तो आपका होगा I अपॉन IM, ठीक है, या फिर RSH प्लस RM डिवाइडेड बाय RSH, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका किसका हुआ M का फॉर्मूला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो देखो M का फॉर्मूला क्या है, करंट टू बी मेजर यानी जो I के आपका करंट जो आपको मेजर करना है डिवाइडेड बाय जो फुल स्केल करंट है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वही आपको M की वैल्यू देता है, क्लियर है? तो अगर देखो ये वाली वैल्यू जो मिली मेरे को, ये मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये वाला जो रिलेशन था, अब ये वाला रिलेशन देखो किस टाइप का बन जाएगा, M इंटू RSH इक्वल्स टू RSH प्लस RM। मेरे को क्या चाहिए, शंट की वैल्यू तो चाहिए। तो यहाँ पे देखो शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, सिंपल शंट को मैं कॉमन ले लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा ये RSH, ठीक है, इक्वल्स टू M माइनस 1 इक्वल्स टू RM। तो यहाँ से देखो शंट की वैल्यू कितनी मिली, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी RM डिवाइडेड बाय M माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्लियर है? तो देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले याद रखने को बताया, ठीक है, यहाँ से ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो देखो M की वैल्यू क्या होती है I अपॉन IM, ठीक है, अगर आपको शंट रेजिस्टेंस निकालना है तो RM अपॉन M माइनस 1। अब देखो ये तो सिंपल थ्योरी हो गया। अब ये जो चीज आपके जो फॉर्मूले निकले ना, इनको आप देखो न्यूमेरिकल से समझते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मूविंग कॉइल एमीटर, मूविंग कॉइल मतलब PMMC, ठीक है ना, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, मेजर कितनी कर रहा है 1 मिली एम्पियर,
शंट रेजिस्टेंस बताइए जब आपको 1 एम्पियर मेजर करना है और एक बार 10 एम्पियर मेजर करना है। ठीक है, तो इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो आप क्या करिए, जो गिवन डेटा है वो लिख लीजिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, यानी आर एम, वो दे दिया आपको 50 ओम। क्लियर है, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो ये मेजर करा है कितनी, यानी आई एम कितनी दी है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आपको बोला है फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस में बोला जब आपको करंट कितना 1 एम्पियर मेजर करना है, यानी कि आपका जो आई है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर। तब आप ये बताइए कि जो शंट रेजिस्टेंस चाहिएगा, यानी ऑब्वियस ही बात है, देखो पहले ये मेजर करा था 1 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर से सीधे आप किस पे आ गए 1 एम्पियर में। ठीक है, यानी रेंज आपकी बढ़ तो गई। अब इस रेंज को बढ़ाने के लिए आपने कुछ ना कुछ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा होगा पैरेलल में, ठीक है, लो वैल्यू का। अब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो सिंपल, पहले आप क्या करेंगे, अब देखो पहले शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। तो आर एस एच इक्वल्स टू आर एम, जो मीटर का रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय एम माइनस 1। अब देखो एम का क्या होता है फॉर्मूला, करंट टू बी मेजर, यानी जो करंट आपको मेजर करना है, डिवाइडेड बाय जो मीटर का करंट है, जो मेजर करा मीटर। तो देखो आई कितना 1 एम्पियर आपको मेजर करना है, और जो मीटर है वो कितना कर रहा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, बिकॉज मिली है नीचे, तो एम की वैल्यू आपको 1000 मिली। तो यहाँ से देखो देयरफॉर आर एस एच की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हो। आर एम आपके पास कितना है 50 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1, यानी कि 999। क्लियर है, तो देखो जैसे आप 50 को 99 से डिवाइड करोगे, ये आपको मिलेगा 0.05 ओम, यानी इस वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में इस पीएमएमसी के साथ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर आपका 1 एम्पियर रीड करेगा। क्लियर है, ये बेसिक मतलब है इसका। अब देखो दूसरा इसने बोला कि अगर आपको 10 एम्पियर रीड करना है, तो सेकंड आपका क्या हो गया, यानी सेकंड केस में आपकी जो आई की वैल्यू है वो क्या हो गई 10 एम्पियर। अब आप ये बताइए कि आर एस एस की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, देखो सिंपल है, पहले एम निकालो, एम आपको हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 1 मिली एम्पियर। तो ये आपको कितना मिलेगा 10,000। ठीक है, अब निकालोगे आर एस एच, तो वो हो जाएगा देखो 50 डिवाइडेड बाय 9 9 9 एंड 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 0.0005 आएगा। क्लियर है, ओम। ये ऐसे आप निकाल सकते हो शंट रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिया आपको इसी के साथ। तो देखो आगे देखते हैं। अब आपको देखो वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है, यानी देखो स्टार्टिंग में आपको जो पीएमएमसी टाइप वाला जो वोल्ट मीटर है वो 50 वोल्ट मेजर कर सकता था। अब आप चाहते हो कि आप उसकी रेंज 100 वोल्ट कर दो, यानी अब ये 100 वोल्ट को भी मेजर करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीरीज में हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखो कि हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को ऐड कर रहे हो या फिर लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, तो देखो इस केस में अगर इसका सिंपल सर्किट देखते हो तो कुछ इस टाइप में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपका ये सर्किट कुछ इस टाइप में था। ठीक है, इसमें देखो आर एम क्या आपका मीटर का इंटरनल, मीटर रेजिस्टेंस बोलो या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो। ठीक है, यानी जो पीएमएमसी है उसका रेजिस्टेंस क्या है आर एम। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो कितना मेजर कर रहा है वीएम। लास्ट में आपका देखो आई एम करंट मेजर कर रहा था, इस केस में आपका वीएम मेजर कर रहा है। ठीक है, अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो एक सेकंड में जूम कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो वीएम अभी मेजर कर रहा है। ठीक है, और आर एम आपका क्या हो गया, इसका मीटर का रेजिस्टेंस। क्लियर है, और आर एस सी इसके साथ जो इसका सीरीज का रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इसकी आपको रेंज बढ़ानी थी, तो आपने क्या किया कि देखो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए एकदम हाई वैल्यू के, आप देख सकते हो 5000 ओम, 4500 ओम, 450 ओम। ठीक है ना, रेंज बढ़ाने के लिए। तो देखो सिंपल, ये मैंने सिंपल ऐसे एग्जांपल लिया। ठीक है, 0 to 10 वोल्ट, 0 to 100, 0 to 200। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही रेंज होगी, रेंज इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो देखो आपने क्या किया, जो वोल्ट मीटर था उसके साथ सीरीज में आपने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, इससे आपकी रेंज बढ़ जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखवा रहा कि आर एम क्या है वीएम क्या है, बिकॉज ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वीएम वो है जो वोल्टेज ये मेजर कर रहा है जब आपने सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रखा। आर एम इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर मीटर रेजिस्टेंस बोल दो। क्लियर है, तो देखो इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो एक सेकंड जूम आउट कर देता हूँ। सो देखो इसमें सिंपल पहले क्या निकालते हैं, वीएम की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ये जो सर्किट है ये वाला, ये कुछ इस तरह का सर्किट है। देखो अगर आपको डाउट हो रहा है अभी भी थोड़ा,
ये आपका आर एम, ये आपका आर एस सी, ठीक है। ये है आपका आर एम, ये आर एस ई, इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है आई, ये आपका वोल्टेज टोटल वी, ठीक है। और ये जो आर है, ये जो आर एम है, इसके जो वोल्टेज है वो है वी एम। आपको चाहिए वी एम की वैल्यू, तो देखो यहाँ से वी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप दोनों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज यानी वी मल्टीप्लाई जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो वो वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस यानी आर एम प्लस आर एस ई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ से आपका वी एम अपॉन वी कितना आ जाएगा, आर एम डिवाइडेड बाय आर एम प्लस आर एस ई, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। जैसे देखो जब आप अमीटर की रेंज बढ़ा रहे थे तो आपने क्या यूज किया था, करंट डिवीजन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज डिवीजन यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। तो देखो अब सिंपल इसको क्या करो, यहाँ पे क्या है, वी एम अपॉन वी है, इसको उल्टा कर दो, वी अपॉन वी एम। बिकॉज देखो सिंपल अमीटर में आपने क्या किया था, आई अपॉन आई एम। आई उसमें क्या था, जो करंट आपको मेजर करना है, आई एम क्या था, जो फुल डिफ्लेक्शन करंट था मीटर का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये वी क्या है, जो वोल्टेज आपको मेजर करना है, वी एम क्या है, जो मीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट है। तो यहाँ से जो वी अपॉन वी एम है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आर एम प्लस आर एस ई डिवाइडेड बाय आर एम। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, v डिवाइडेड बाय वी एम, ठीक है। ये आपका क्या है, m मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिलहाल यहाँ पे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को। देखो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू आर एम इक्वल्स टू वी एम इंटू आर एम प्लस वी एम इंटू आर एस सी। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखो सिंपल आप क्या करिए, आर एम को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे देखो मैं आर एम को कॉमन लूंगा, आपको क्या मिलेगा, v माइनस वी एम इक्वल्स टू वी एम इंटू आर एस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो आर एम डिवाइडेड बाय वी एम की वैल्यू कितनी आएगी, आर एम डिवाइडेड बाय वी एम इक्वल्स टू आर एस सी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एम। क्लियर है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या होगा, v बाय वी एम। तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका यहाँ पे है v बाय वी एम आपका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर इसका फॉर्मूला और क्या हो सकता है, आर एम प्लस आर एस ई डिवाइडेड बाय आर एम। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो कभी कभार क्या होगा, इसमें ये नहीं बताएगा कि आपको वोल्टेज कितना मेजर करना है, ठीक है ना। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करने का पड़ेगा, आर एम प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाय आर एम। क्लियर है। तो यहाँ से देखो जो एम है, एक और फॉर्मूला यहाँ से भी आप बन सकते हैं, एम इंटू आर एम, ठीक है, इक्वल्स टू आर एम प्लस आर एस सी। अब आपको देखो क्या चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए ना, यानी आर एस सी की। तो यहाँ से देखो आर एस सी की वैल्यू कितनी आएगी, आर एस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने क्या किया, आर एम को यहाँ पे इस एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये एज इट इज रहा। तो यहाँ से आर एस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एम आर एम माइनस आर एम। तो यहाँ से आर एस सी की वैल्यू है आपकी, आर एम कॉमन आ जाएगा, वन माइनस सॉरी एम माइनस वन, ठीक है। ये आपका हो गया सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। शंट के केस में क्या फॉर्मूला था, आर एम अपॉन एम माइनस वन, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो ये चीज तो समझ गए, अब इस चीज को एक क्वेश्चन से भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, अ पीएमएमसी वोल्ट मीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 50 ओम, मेजर कितना कर रहा है 1 वोल्ट, फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस फॉर मेजरिंग 10 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में देखो ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर एम आपको दे दिया, ये इसने क्या बोला है, जो वोल्टेज मेजर कर रहा है, यानी ये हो गया वी एम, ठीक है। अब इसने बोला आपको मेजर क्या करना है, फर्स्ट केस में इसने बोला 10 वोल्ट मेजर करना है। तो देखो इस केस में मेजर कितना करना है 10 वोल्ट, यानी कि वी की वैल्यू कितनी होगी 10 वोल्ट, ठीक है। तो देखो पहले क्या निकालोगे आप, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी एम। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज जो आपको मेजर करना है
डिवाइड बाय जो ये अमीटर बेसिकली वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, तो 10 डिवाइड बाय 1, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया आपका 10। ठीक है, अब आपको निकालना है कि सीरीज में कितना रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आर एस कितना हो जाएगा, M-1 इंटू जो भी आपका मीटर का रेजिस्टेंस है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10, एक सेकंड, मीटर का कितना है 50 ना, तो 9 इंटू 50, 9 फिर कितना हो जाएगा 45, यानी 450 ओम आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में इस पीएमएमसी वोल्ट मीटर के साथ, तब जाके ये आपका 10 वोल्ट को मेजर करेगा। सेकंड इसने बोला कि 100 वोल्ट को मेजर करना है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, इस केस में आप एम की वैल्यू निकालिए, तो 100 डिवाइड बाय 1, तो ये आपका हो गया एम की वैल्यू 100। आपको निकालना है आर एस सी, तो कितना हो जाएगा देखो 99 इंटू 50, इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, कितना आता है देखते हैं ना, ये आपका आएगा अराउंड 4950 ओम। ठीक है, इतना आपको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 100 वोल्ट को मेजर करेगा। ठीक है, तो देखो ये तो आपका हो गया पीएमएमसी कंप्लीट। इतनी चीज आपको पीएमएमसी से पढ़नी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये जो रेंज वाला है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो ये तो देखो पीएमएमसी कंप्लीट है। अगर आपकी जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एसएससी के लिए आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।